वेलकम बैक। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के हमजा शहबाज साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा नज़र डाल लेते हैं उन इशूज़ पर जिन पर हम बात कर रहे थे, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है। ज़रा एक झलक आपको भी दिखाते हैं। अली बाबा और 40 चोरों को इस मुल्क से भगाकर, इनकी तिजोरियों से बल्कि इनके पेटों से लूटी हुई दौलत निकाल कर हम अवाम की खिदमत में निछावर करेंगे। नाराज लीग अगले इलेक्शन में ये अवाम का रेफरेंडम देख लो, खड़े होकर बताओ कि अगले इलेक्शन में हम इसको नाकाम लीग बना के दोबारा जनता में देंगे। अपने आप को जाहिरी तौर पर खादमे आला पंजाब कहने वाले मैं समझता हूं कि ये डकैत आला पंजाब है। इस हुकूमत को बचाने वाला सबसे पहला फजल रहमान, उसके बाद शेरे पख्तूनख्वा। इजी लोड। तीसरा रायविंड का सर्कस का शेर। जी गोंदल साहब, आपने सुना, मैं चाहूंगी कि पहले तो आपने इस पर भी जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि हम जो महाज है वो नून लीग के खिलाफ गर्म हो गया है। आप लोग सारे शायद डिसाइड कर चुके हैं कि नून लीग को ही टेकअप करना है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो। क्या समझते हैं आप, ये किधर जा रहे हैं हम? मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें सना, मैं आती हूँ हमजा, मुझे इजाजत दे दें। जी हमजा साहब एक सेकंड आती हूँ। जी जी जी, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि हम नून लीग को कोई टारगेट कर रहे हैं। ठीक, हमने किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के खिलाफ कभी इस किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं किए जिस किस्म की हमारे खिलाफ ये लोग जारी करते हैं। और हमजा साहब ने अभी तक जितनी गुफ्तगू फरमाई है, ये वही गुफ्तगू है जिसके बाद मसलन ये सारी गुफ्तगू बड़े मियाँ साहब भी कर चुके हैं, छोटे मियाँ साहब भी कर चुके हैं। उसके बाद ये इनका स्टेटमेंट भी आ चुकी है। एक इंटरव्यू मियाँ नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड पे मौजूद है कि तमाम केसेस हमने प्रेशर पे, ISI के प्रेशर पे झूठे केसेस बनाए थे। सैफर रहमान पांव पकड़कर माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अगर आप इनको याद ना हो और स्वाय इल्जाम बाजी के कोई सियासत ना करना पसंद करें तो ये इनका अपना चॉइस है, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। कोई नई बात मेरे दोस्तों ने नहीं की और ना टेप के हवाले से हमजा साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है जो मार्केट में आई, जिसकी वजह से जस्टिस कयूम को रिजाइन करना पड़ा। ये सारे वही केसेस हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे। और ये वो 12 साल पुराने केसेस हैं जिसके जो इन्होंने ही बनाए थे। इन्होंने उससे ज्यादा पैसे खर्च किए जो अभी ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अगर मौजूदा बात करूं तो मैं सच्ची बात है, मैं कोई खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन जो कोई जिस किस्म की गुफ्तगू करेगा तो अदब के दायरे में रहकर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर मैं रोटी स्कैंडल की बात करूं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं पंजाब का डियालो में लेकिन गोंदल साहब, शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू करें तो नहीं, एक मिनट शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू करें तो वो भी गलत है। जेली स्प्रे हुआ है उसके भी बात मुनासिब नहीं होगी। लेकिन मकसद ये है कि जब भी ये किसी के बारे में छोटे मियाँ या बड़े मियाँ या फिर तीसरे मियाँ अगर कोई बात करें, थोड़ा सा अपने मामलात को सामने रख कर करें और थोड़ा का माजी का जो प्रोस्पेक्ट है उसको भी सामने रखें। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसका आगाज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया है। गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन जब कोई गलत करेगा तो फिर इसको गलत सुनने का हौसला भी होना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा, आज भी, कल भी, परसों भी पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में वो कोई कौमी खिदमत या जमहूरियत की खिदमत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अगेन अर्ज करूंगा कि अपने गिरबा में झांकें, अपनी गुफ्तगू को पहले नोटिस लें और अपने बुजुर्गों के मामलात पे गौर फरमाएं, उसके बाद हमें कहें तो यकीनन हम भी इनकी अच्छी बात कोई होगी तो मानने को तैयार है, लेकिन पहले अपने आप को दुरुस्त फरमाएं। जी हमजा। देखें बीबी, मैं 2 बातें करूंगा। 8 साल जब मेरे खानदान को जलावतन किया गया, 8 साल बेलाग एहतसाब हुआ शरीफ खानदान का और मैं यहीं पे था। 4-4 घंटे मुझे
एहतसाब ब्यूरो वाले अपने दफ्तर के बाहर बिठाते थे, हर किस्म के सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज खंदा पेशानी से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इसी मुशर्रफ के नैब के चेयरमैन ने मुझे कहा कि हमजा शहबाज शरीफ, तुम्हारे वालिद तुम्हारे ख़ानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि आज एक सियासतदान का तोरा इम्तियाज़ यही है कि उसका दामन साफ था, नहीं तो अगर मुशर्रफ एक नहीं दामन के साथ साथ अगर जबान भी साफ हो जाए दोनों तरफ से तो कितनी अच्छी बात है। जी। और दूसरी तरफ मैं आपको सना ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी कह लें आज सुप्रीम कोर्ट में, मुझे आप छोड़ दें, मेरी बात ही ना करें आप, यानी वज़ीर आज़म साहब खुद, उनके बेटे हज स्कैंडल में सारी बातें सामने आई, NILC में अपना जब ये सारी बातें खुली तो किन्होंने अपना चौधरी बरादरान को अपने गले से लगाकर गठजोड़ कर ये हुकूमत बनाई। आज जुबानें ज़दे आम है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इनका अपना गवर्नर स्टेट बैंक कहता है कि आज तक मुल्क में इतनी मुआशी जबू हाली नहीं आई। तो गोंदल साहब मेहरबानी करके अपनी आंखें खोलें। और आखिरी बात, ये जहाज जैसी 100 मेंबर कबीना और 70-70, 80-80 लोगों के काफिले जो हैं ये बैरून मुल्क लेके जाते हैं। मैं आज रिकॉर्ड पे लेके जाना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब सरकारी दौरा करते हैं, उनके साथ जो लोग जाते हैं अपनी जेब से पैसा खर्च के जाते हैं, अपनी जेब से टिकट खरीदते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर जरदारी साहब या वज़ीर आज़म साहब ऐसे अपना जो है वो रवश अख्तियार करें तो इन चीजों को देखें। कौम झूठ को सच को जानती है। और गोंदल साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चल रहा है मामला जो आप बात कर रहे हैं मेहरान गेट का, अगर उसमें कुछ साबित हुआ तो कौम जानेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है और हम किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं डरते। हम नहीं अपने वज़ीर आज़म कहते कि आपने खत नहीं लिखना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, क्योंकि हमारा दामन साफ है। वो कैसेट का जवाब दे दें जी, जिस पे अब्दुल कयूम साहब ने रिजाइन किया। जी देखें, मैं ये बात कहूं, कोई अपना जो है वो फरिश्ता नहीं होता। जब हमने मिसाक़े जमहूरियत साइन किया था उसके बाद हमने तय किया था कि अब हम ज़ातियात पे नहीं आएंगे। उसमें मोहतरमा भी शरीक थी, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शरीक थे और हमने माजी को भुलाकर किया था। और मैंने अपना यही कहना है कि हमने एक मिसाक़े जमहूरियत साइन किया था जिसकी धज्जियां इन्होंने बिखेरी, अपना जो है पंजाब हुकूमत पर अपना जो है गवर्नर राज की तलवार गिराकर और अपना वहां पे बंदरबाट की और अपना जो है अपना इन्होंने लूट मार की वहां पर। लेकिन हमने नहीं किया। उसके बाद भी हमने इनके साथ बैठकर कहा कि आइए कौमी एजेंडे पर ठीक है हमजा, वी हैव टू स्टॉप दैट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अब हमें ज्वाइन किया अताउर रहमान साहब ने UIF से। जी अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि नेटो सप्लाई खोलने का फैसला हो चुका है, इसलिए मौलाना साहब ने बॉयकॉट कर दिया। ये इनको एहसास आज हुआ कि ये फैसला हो गया है या इजहार उन्होंने आज किया? नहीं, देखिए, नेटो सप्लाई का फैसला होता है या नहीं होता ये तो अभी गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने तय करना है। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि खोलना है। ये तो मौलाना साहब ने कहा है कि ऑलरेडी इससे पहले जो हमें इत्तलात हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी तय कर चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट की राय अभी सामने नहीं आई और गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम पार्लियामेंट से मंजूरी ले लें। तो ये बताइएगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो बॉयकॉट कर दिया मौलाना साहब ने, तो अब मौलाना साहब और दिफाई पाकिस्तान काउंसिल वैसे एक ही नुक्ते पर मुत्तहिद हो गए हैं या एक जैसा सोच रहे हैं, क्या है? नहीं, उसमें हम गुजारिश करूं कि एक तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो नेटो सप्लाई या हमारे जो खारजा पॉलिसी के हवाले से इजलास था उसमें एक बिल लाया गया है जी, जो घरेलू तशद्दुद के इम्तना का बिल है। ठीक, उस पर हमने कोशिश की कि पार्लियामेंट में अपने साथियों को ये समझा सकें जी कि हम इस पर इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं। और जब पार्लियामेंट ने उसके लिए 2 दिन का मौका दिया तो इस पर कुछ NGOs की खातून ने बाहर आकर एक तो आवाजें कसी हैं, नारेबाजी की है मौलाना साहब पर। दूसरा, आज जब उस हवाले से पार्लियामेंट की कमेटी का इजलास हो रहा था उसमें वो NGOs की खातून आई हैं, वहां पर बदतमीजी की है। तो मौलाना साहब की राय ये थी कि ये इस तरह की बदतमीजी या इस तरह के हालात के हम प्रेशर के तहत एक कानून साजी करें तो इस पर हम नहीं जाएंगे उस कमेटी के। तो औरतों पर तशद्दुद के बिल का मामला है, ना कि नेटो सप्लाई खोलने का मामला है। क्या आप ये खबर की तरदीद कर रहे हैं?
हम ये समझते हैं कि नेटो सप्लाई के या खारजा पॉलिसी के हवाले से कौम की सोच या उसके जहन को तब्दील करने की कोशिश की गई कि एनजीओज की ईमा पर खवातीन का बिल लाया गया और खवातीन के बिल में भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसी तरह खारजा पॉलिसी के हवाले से बिल पर भी एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि हम पार्लियामेंट से ये मंजूरी लेंगे। ठीक है। लिहाजा इन हालात में वहां पर बैठना और अपना किसी राय का इजहार करना ये प्रेशर के तहत होगा, दबाव के तहत होगा और हम उस इजलास में शरीक नहीं हो रहे। ठीक है, आप इजलास में शरीक नहीं हो रहे, लेकिन इजलास में शरीक ना करके क्या ऐसा फैसला हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि हम इस फैसले में शरीक नहीं थे? पहले रजा रब्बानी साहब ने आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन नून लीग गिलानी साहब के मनाने पर गई थी वापस। क्या मौलाना साहब को भी गिलानी साहब मनाए? नहीं, मनाने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह ये करेंगे और पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेंगे या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम अवाम में जाएंगे और वहां पर लोगों के सामने कहेंगे कि पार्लियामेंट का या एक तरफा फैसला है, गवर्नमेंट का एक तरफा फैसला है और हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। जी गोंदल साहब, मैं आप पर आऊंगी, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गोंदल साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे नजर मोहम्मद गोंदल साहब से और अताउर रहमान साहब से, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं गोंदल साहब पर वापस, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पीर करम अली शाह साहब, गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। जरा मुझे ये बताइएगा कि पूरा मुल्क ही मसाइल में घिरा हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया जो खुशगवार और दिलसोज वाकयात रूनमा हुए हैं, इससे गिलगित बल्तिस्तान के जी शऊर और मकतबी फिक्र को दिली सदमा पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान का ये खित्ता अमन व अमान और भाईचारे का गवारा रहा है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर और इस्लाम दुश्मन अनासिर की साजिश से ये खुशगवार और पुरअमन इलाका दहशतगर्दों के नरगे में आया है। गिलगित के हालात से दस्त तो नॉर्मल है। फौज की मदद हमने अपनी सहूलत के लिए मखसूस जगहों में बुला लिया है। मैं खुद इस कर्दू के हालात पर नजर रखने और सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ के उलमा और अमायदीन से मुलाकात हुई है। यहाँ के लोग बड़े पुरअमन और कोऑपरेटिव हैं और हर मुमकिन अमन कायम रखने में इंतजामिया के साथ दे रहे हैं। अगर इन दिनों में हम नवडेरो और लटकाना में थे जहाँ बुड्ढू की बरसी मनाई जा रही थी, लेकिन जी शाह साहब 77 घंटे से जारी कर्फ्यू, अब उसमें नरमी आई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, 20 से जायद बच्चे जो हैं वो अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो जाएगी। और अगेन अगर आप लोग अमायदीन से बात कर रहे हैं या उलमा से बात कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे जिसको पकड़ा नहीं जा सका? फौज को बुलाने की नौबत क्यों आई? जनाब, फौज को बोला दबजले की मजीद खराब हालात न हो, इसलिए हमने फौज को मखसूस जगहों में बुलाया है। ऐसा नहीं बुलाया कि तमाम इलाके में नहीं, तमाम इलाके में बिल्कुल खुला है। सिर्फ गिलगित के मखसूस एरिया में हमने लगा लिया है ताकि बैरूनी यानी कि खदशात यहाँ पर यानी कि दाखिल न हो। चलें, तो इस सिलसिले में ठीक है तो गिलगित के तमाम जिलों में तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी गोंदल साहब, मुझे बता दीजिएगा, एक तो अताउर रहमान साहब ने गुफ्तगू की, वो कुछ एनजीओ की बात कर रहे थे, और फिर अगेन क्या ये उसूली मौकफ है उनका कि आपने फैसला कर लिया या पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया या ये फैसला कहीं और हो चुका है इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, या कुछ और वजूहात हैं? और प्लस गिलगित के ऊपर अगर 10 सेकंड है सर आपके पास, सॉरी जी सना, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पार्लियामेंट एक वो तारीखी काम कर रही है जो पाकिस्तान की 65 साल तारीख में पहले हमें ये मौका कभी नहीं मिला। कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा यकीनन पार्लियामेंट को कभी एतमाद में नहीं दिया जाता था। एक मौका मिला है कि पार्लियामेंट पूरे तरीके से इन्वॉल्व है और पार्लियामेंट की कमेटी जिसमें बड़े जिम्मेदारान पार्लियामेंटेरियन थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उनके दस्तखत मौजूद हैं। एक ब्रॉड लाइन दे दी गई है, उस पे हम जाने चाह रहे हैं अब न्यू एंगेजमेंट्स के लिए पूरी दुनिया के साथ, 50 ममालिक के साथ, नेटो, इसाब और दूसरे ममालिक के साथ। और इन इश्यूज को, इतने बड़े इशू को, एक नेशनल इशू है, कभी ख्वातीन के वो क्या तशद्दुद बिल के हवाले से, कभी पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से,
मुस्लिम लीग नून हो या कोई JUI हो, कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से सिर्फ यही शिकायत है। कभी कराची में यस ये इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कहता कि इश्यूज नहीं है, लेकिन क्या ये बड़े इश्यूज हैं, या जो आप एक दुनिया से एक डायलॉग करने जा रहे हैं, दुनिया से एक न्यू एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, या वो बड़ा इश्यू है। इन छोटे छोटे सॉरी मैं वापस लेता हूँ, इन इश्यूज को सामने रखकर एक बड़े इश्यूज के से भागना, उससे राय फरार हासिल करना, ये कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है। और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा और क्या मैं लफ्ज नहीं बोलता। दूसरी बात, अगेन जो मैं अभी दूसरा नहीं, एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि वो दिफाए पाकिस्तान जो पाकिस्तान की नेटो सप्लाई लाइन के खिलाफ है, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ है। यस, हम भी समझते हैं ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या मैं एजाज उल हक और शेख रशीद की क्यादत में जो रिलीज और ये जो प्रेशर बन रहे हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जब ये खुफिया एग्रीमेंट्स हुए थे उस वक्त आप लोग कहां थे, इनका उस वक्त स्टेटस क्या था, इनको याद रखना चाहिए। शेख रशीद साहब बातें करते हुए कोई लिमिट्स जो है उनका लिहाज नहीं करते, क्रॉस कर जाते हैं, और वो इतने बड़े लीडर ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सॉरी गोंदल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत के साथ वक्त खत्म हो रहा है और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब, लेकिन कल की आपको बात बता दें कि अली मूसा गिलानी साहब MNA, यंगेस्ट MNA गिलानी साहब के बेटे हैं, मुल्तान से सीट जीतकर हुकूमत में पार्लियामेंट में आ रहे हैं। उनसे हम खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं, कल देखना ना भूलिएगा, अली मूसा गिलानी टुमारो ऑन। लेकिन इसके साथ इजाजत दीजिए, वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब।